लाइव हो गया। वाणी वंदना के बाद से तब कार्यक्रम शुरू। प्रणाम। आवाज शायद गूंज रही है, इको हो रही है आवाज की। आपको शायद माइक बंद करना पड़ेगा। मैं अभी भी आवाज इको हो रही है। मैं तो म्यूट कर लिया हूं। पता नहीं, मेरी आवाज इको हो रही है। मैं दोबारा एंटर करूं क्या? मैं एक बार बाहर जाके फिर आता हूं। नहीं, अभी भी वही समस्या है, पता नहीं क्यों। आपकी आवाज क्लियर आ रही है एकदम। आपको क्लियर आ रही है? हाँ, आपकी आवाज क्लियर आ रही है। अच्छा, फिर मेरी मुझे शायद 2 बार सुनाई दे रही है। हाँ, कोई बात नहीं। मैं सबसे पहले वाणी वंदना करता हूं, मां के चरणों में अपनी श्रद्धा सुमन पेश करता हूं। मां सरस्वती मुझको वर दे, गीली माटी सा हूं गढ़ दे। ज्ञान विश्व के कई उपासक, मुझको भी उनसा ही कर दे। पार कर सकूं अंधकार को, त्याग सकूं मैं अहंकार को। नव जीवन कर दे तू मेरा, छोड़ सकूं मैं हर विकार को। मेरी लेखनी रुक ना पाए, हर बाधा से वो तर जाए। अंत समय तक मेरे सारे स्पंदन झरते स्वप्न सजाए। मां सरस्वती मुझको वर दे, गीली माटी सा हूं गढ़ दे। जय मां। बहुत बढ़िया। तो सर, सबसे पहले तो ये आपका सामाजिक दर्पण सोशल मिरर, ये इस राष्ट्र के गौरवशाली पटल पर आपका बहुत बहुत स्वागत। सादर आपने आभार। हमारे आमंत्रण को स्वीकार किया और पटल की संस्थापिका आदरणीय शकुंतला तोमर जी और इसके राष्ट्रीय सचिव, उनके आमंत्रण पर आपने ये मेरे द्वारा आमंत्रण स्वीकार किया और साथ साथ यह जो एक अपने ढंग का, अपने नए ढंग का जो कार्यक्रम है कि ये तो इतने पटलों पर आप आ चुके हैं और यह पता चल चुका है कि मूल रूप से तो आप महाराष्ट्र हैदराबाद में आपका जन्म और लंबे अरसे से दिल्ली प्रवास में आपका रहना होता है। अब इधर उतना से नहीं, और अध्ययन का पूरा आपने ये दिल्ली से ही पूरा आपका अध्ययन हुआ है। लेकिन आश्चर्य ये है कि साहित्य कहाँ कहाँ नहीं पहुंचता। एक तरफ प्रबंधन, एक तरफ मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ आदमी, और साहित्य के आकाश में एक ध्रुव तारा की तरह चमकता हुआ, और वो आज हमारे बीच हैं।
मैं चाहूंगा कि आप का जो लेखन है, क्योंकि विद्यार्थी जीवन से ही आप लेखन और आप कविता के प्रति, साहित्य की जो जितनी विधाएं हैं उन तमाम विधाओं के प्रति आपकी रुचि रही है। मैं क्रम से उस पर जो है करूंगा सवाल, लेकिन यह जो एक तरफ प्रबंधन, देखिए दोनों दो छोर, एक तरफ प्रबंधन काज से जुड़ा हुआ आदमी, प्रबंधन के प्रति पूर्ण समर्पित भाव से, जो आईआईएम की डिग्री जिसके पास है, प्रबंधन के साथ आदमी रहा है, डिप्टी मैनेजर के पद पर 35 वसंत गुजार देने वाला आदमी, शुरू से साहित्य के प्रति इतना रुचि, क्योंकि तब मैं ये जानना चाहता हूं कि साहित्य आखिर कहां से कहां तक नहीं पहुंचता है और साहित्य किस रूप में जीवन प्रदान करता है। इस पर आप कुछ प्रकाश डालें। आपका म्यूट है सर, आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही। सबसे पहले आपको प्रणाम निवेदित करता हूं। सामाजिक दर्पण सोशल मिरर फाउंडेशन को प्रणाम करता हूं। शिक्षा, साहित्य, समाज सेवा, कला, संस्कृति के क्षेत्र में जो उत्तम कार्य चल रहा है उसको नमन करता हूं और आदरणीय शकुंतला तोमर जी को प्रणाम करता हूं, धर्मेंद्र सिंह जी को प्रणाम करता हूं। आपने बहुत स्वाभाविक प्रश्न किया मुझसे। एक विज्ञान पार्श्वभूमि का छात्र जो बाद में वाणिज्य सीखने लगा, उसके बाद प्रबंधन में परास्नातक किया, आईआईएम अहमदाबाद जैसी इंस्टीट्यूट से कोर्स किया, शुरू से प्रबंधन में लगा रहा। 35 साल तक गोदरेज जैसी बड़ी कंपनी में मैं प्रबंधन देखता रहा। लेकिन जब मैं कॉलेज के सेकंड ईयर में था तब मैंने अपनी पहली कविता लिखी थी। शायद बचकानी कोशिश रही होगी, लेकिन उस समय मेरी मां ने उस कविता को बहुत सराहा। मेरी मां खुद हिंदी की एक विद्वान थी। वहां से जो लिखना शुरू हुआ, कुछ ही समय बाद दिल्ली विश्वविद्यालय में जो काव्य प्रतियोगिता हुई उसमें मुझे प्रथम पुरस्कार मिला, जबकि मैंने हिंदी कभी भी एज अ विषय नहीं पढ़ी। सिर्फ हिंदी अच्छी लगती थी, इसलिए मैं लाइब्रेरी में बैठ के कवियों को पढ़ता था। जब वो पुरस्कार मिला और चयन समिति के एक सदस्य थे प्रोफेसर त्रिपाठी, उन्हें शायद मेरी पंक्तियां बहुत पसंद आई और उन्होंने मुझे बुलाकर कहा कि बेटा लिखना मत छोड़ना कभी। मैं 17 साल का था उस समय। कि बेटा लिखना मत छोड़ना, अपनी शैली मत बदलना, अपने शब्दों का चयन मत बदलना और सिर्फ छपने के लिए किसी भी चीज से कंप्रोमाइज मत करना। शायद शुरुआत में बहुत तकलीफ जाएगी, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब तुम अपने निर्णय पे गर्व करोगे। और आज शायद वो दिन आ गया है जब मैं आप जैसे विद्वान के सामने बैठा हूं साक्षात्कार के लिए। प्रोफेसर त्रिपाठी को प्रणाम, आपको बहुत बहुत प्रणाम। एक अच्छी बात ये रही कि नौकरी चलती रही, लेकिन लिखना मेरा कभी भी नहीं रुका। जब जो भी भाव आते थे उन्हें मैं कागज पर उतारता गया। लगातार लगभग 50 साल से लिख रहा हूं, लिखता रहा हूं। बस ऐसे ही आज कहीं ना कहीं छोटी सी जगह तक पहुंच गए हैं। दरअसल आपसे अगला अपनी जिज्ञासा आपके सामने रखूं, इसके पहले सबसे पहले मैं स्वागत करता हूं
मंच पर आदरणीय दीपांजलि कवीश्वर जी, आदरणीय वीना सिन्हा जी, प्रोफेसर अमित कुमार मिश्रा जी, अरे वाह, और आदरणीय आदरणीय ओज की सुप्रसिद्ध कवियत्री कुसुम सिंह जी, पटल प्रणाम। की संस्थापिका प्रख्यात कवियत्री सोशल एक्टिविस्ट आदरणीय शकुंतला तोमर जी का, और इस पटल के राष्ट्रीय सचिव आदरणीय धर्मेंद्र सिंह तोमर जी का। ये सारे लोग पटल पर आपको भी सुन रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि न तो जिसका साक्षात्कार होना है उसका विषय रहा कभी साहित्य, और न साक्षात्कारकर्ता का न कभी विषय रहा। लेकिन ये साहित्य ऐसा है, साहित्य में ऐसा क्या है जो आदमी को सदा गतिमान बनाए रखने के लिए पर्याप्त है। आप जैसे प्रबंधन के छात्र रहे, मैं सामाजिक विज्ञान का छात्र रहा, लेकिन मैं ये बहुत विश्वास के साथ कहता हूं कि जो सामाजिक समस्याएं हैं, उन सामाजिक समस्याओं का हल समाज विज्ञान, मनोविज्ञान ये कम करता है, साहित्य अधिक करता है। साहित्य जो है वो समाधान के स्तर पर बात करता है। इससे आप कहाँ तक सहमत हैं? इस पर जरा प्रकाश डालिए। मुझे ऐसे लगता है साहित्य वो सेतु है जो आपको अपने से जोड़ता है। जब आप खुद से बात करना चाहते हैं, जब आप अपनी समस्याओं का कोई समाधान स्वयं से चाहते हैं, तो उसके लिए साहित्य ही आपको हाथ पकड़कर चलाता है। सामाजिक समस्याएं या सामाजिक उलझने जब तक एक दूसरे को समझा ना जाए, एक दूसरे की मनोभावनाओं का आदर ना किया जाए, उनका समाधान नहीं हो सकता। और एक दूसरे के मन को समझने का सबसे अच्छा तरीका साहित्य ही है। विज्ञान से या वाणिज्य से एक दूसरे को मन को नहीं समझा जा सकता। अगर एक बार आप साहित्य के प्रेमी हो गए, साहित्य की धारा में उतर गए, तो चाहकर भी अपने आप को रोक नहीं सकते। मैं अगर स्पष्ट कहूं तो मुझे ऐसे लगता है, मैं विशेष रूप से कवि के बारे में कहूंगा, एक बार जब भाव आपके मन में आता है, कविता आपके मन में उपजने लगती है, तो आपकी अवस्था उस सद्य प्रसूता स्त्री की तरह हो जाती है जो किसी भी समय शिशु को जन्म दे सकती है, और जब तक वो जन्म नहीं देती तब तक उसे चैन नहीं पड़ता। वही हाल एक रचनाकार का, एक कथाकार का, एक कवि का होता है। जब तक उस अनुभूति को वो अभिव्यक्त नहीं कर देता और उसका मन उसे स्वीकार नहीं करता, तब तक वो शांत नहीं बैठ सकता। आप म्यूट हैं शायद। अभी दीपा स्वामी जी पटल पर आ गई हैं, और लोग थोड़ा सा ऊपर चला गया है। थोड़ा हम 1 मिनट पेन ले लेते हैं ताकि हम जरा सा ये ले इधर। 50 वर्षों का जो आपका जो लेखन है, जी, उसमें आपने कई तरह की जैसे काव्य संग्रह भी आपने लिखा है, कहानी भी लिखा है, नज्म भी लिखा है, गजल भी आपने लिखी हैं। और सबसे जो प्रभावित करने वाली बात है कि साहित्य की इन तमाम विधाओं के साथ साथ मंच का माने पर भी आप उतने ही सक्रिय रहे हैं जितना कि नज्म, गजल, कविता। तो जो
एक साधारण सा एक प्रश्न है कि प्रश्न जिज्ञासा जो कह लीजिए, कि जो मंच से जो आदमी जुड़ता है तो ऐसा कहा जाता है कि अभिनय वैसा करो कि लगे कि जीवन जिया जा रहा है, और जीवन ऐसे जियो कि लगे कि अभिनय कर रहे हैं। बेशक ये अभिनय का ये जो हमारी मतलब अपनी सोच भी है और लोगों का कहना भी है कि जीवन ऐसे जियो कि अभिनय कर रहे हैं, लेकिन अभिनय वैसे करो कि जैसे कि लगे कि जीवन जी रहे हैं। तो नाटक जो आपने ये जो राज्यपाल के सामने आपने मंची आपकी प्रस्तुति हुई है, बहुत सारे संस्थाओं के सामने, और आप का जो ये है कि यूपी में, उत्तर प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, राजस्थान में तमाम मंत्रियों, सांसदों और राज्यपाल के समक्ष भी आपने मंचन किया है। तो उसमें से कुछ संस्मरण ये बताइए, कुछ यादगार ऐसा मंचीय प्रस्तुति आपका माने हुआ हो, जहाँ मंचन हुआ हो, जहाँ पर कि आपको ऐसा लगा हो कि मैं अभिनय नहीं कर रहा हूँ, जीवन जी रहा हूँ। मैं अब तक लगभग 35 नाटक कर चुका हूं, और जहां तक नाटक को जीने का प्रश्न है, चरित्र के भावों को, उसकी मनस्थिति को जीने का प्रश्न है, मुझे याद है एक बार मैं किसी कारण से बहुत ज्यादा दुखी था। ऐसे लग रहा था जैसे जीवन में सब कुछ समाप्त हो गया है। और उसी दिन शाम को दिल्ली के प्रख्यात नाट्यगृह श्रीराम सेंटर में मेरा एक हास्य नाटक था। मुझे नहीं लग रहा था कि आज मैं अभिनय कर पाऊंगा। जब आंखों में आंसू आने को बेताब हो, और तब अगर होठों को हंसने को कहा जाए तो वो ना वो हंसी होती है, ना आंसू होते हैं, बल्कि एक बहुत विद्रूप सा चेहरा बन जाता है। लेकिन नाटक से सिर्फ 5 मिनट पहले मैंने स्वयं अपने से बात की और स्वयं को, विवेक कविश्वर को ऑडिटोरियम में छोड़ दिया। उस पात्र का आईना बन गया, और उसके बाद 2 घंटे तक मैं हंसता रहा, लोग हंसते रहे। तब मुझे पहली बार लगा कि नाटक के अभिनेता को जीना अर्थात अपने अंदर उसे उतार लेना है, और इससे ज्यादा कहीं खुद उसमें उतर जाना है। ये नाटक की विशेषता है। जब आप दर्शकों को ये विश्वास दिला देते हैं कि आप नहीं हैं, आप वो हैं जो दर्शक देखना चाहते हैं, वो आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। और ऐसे ही समय बड़े विचित्र सी परिस्थितियां आपके सामने उत्पन्न होती हैं। एक मेरा बहुत प्रसिद्ध नाटक था, जिस लाहौर नहीं देखा वो जन्मा ही नहीं। बहुत ही प्रख्यात नाटक है, बहुत शो किए हैं इसके मैंने। एक 80-85 साल के आदमी की भूमिका में इसमें निभाता था, और एक छड़ी में हाथ में लेकर चलता था। जो ही मेरे नाटक में मैंने प्रवेश किया, स्टेज पे एंट्री ली, उस छड़ी का हैंडल टूट गया। छड़ी मेरे हाथ में है, मैं उसका आधार लेके चल रहा हूं, उसका हत्था टूट के नीचे गिर गया। अगर मैं झुककर उस हत्थे को उठाता तो शायद वो गंभीरता की जगह कॉमेडी हो जाता। मैंने करीबन पूरा नाटक उस छड़ी को बिना हत्थे के हाथ में ऐसे पकड़कर किया जैसे हत्था मेरे हाथ में है, और वो उबड़ खाबड़ टूटी हुई लकड़ी मेरे हाथ को लगातार जख्मी करती रही।
और अच्छा खासा जख्म बन गया हाथ में। लेकिन उस जख्म का एहसास मुझे नाटक खत्म होने के बाद हुआ। जब तक नाटक चल रहा था मैं उस पात्र को एंजॉय कर रहा था, उस पात्र से समरस हो गया था। क्या बात है। इसलिए ये स्वाभाविक प्रश्न, जब आप का जो परिचय, संक्षिप्त परिचय जिसको कि 35 नाटकों का मंचन आपके द्वारा हुआ, तो मुझे ऐसा आभास हुआ, अब आप सहमत हो सकते हैं, आप असहमत हो सकते हैं, कि 300 के लगभग कहानियां प्रेमचंद ने लिखी। 300 से लगभग अधिक प्रेमचंद की कहानियां हैं। लेकिन जिन लोगों ने ठाकुर का कुआं का मंचन किया, जिन लोगों ने कफन का मंचन किया, या चूंकि आप मंचीय व्यवस्था से पूरा आप जुड़े हुए हैं, ब्रेख्त के नाटकों को जो जीने वाले जो लोग हैं, तो उनके नाटकों के तरफ अगर आप संपर्क कीजिए तो जितनी कहानी है, जो उपन्यास है, उससे अधिक असर उनके नाटकों का पड़ा। एक ठाकुर का कुआं का जब मंचन हुआ तो उसमें न जाने उनकी प्रेमचंद की ख्याति उनके लेखन से अधिक उनके नाटक, उनके मंचन से ज्यादा हुआ। इससे आप सहमत हैं कि नहीं? ब्रेख्त के बेशक। नाटकों का अगर देखिए कि पूरा जो बोल्शेविक जो रिवॉल्यूशन है, वो ब्रेख्त के नाटकों से शायद अधिक प्रभावित था। इसलिए ब्रेख्त के नाटकों पर भी अगर आप लीजिए तो ये आप कविता, आप कहानी, आप गजल, आप नज्म लिखते हैं, लेकिन ये एक बहुत बड़ी विशेषता है कि अभिनय की ओर, यानी नाटक की ओर आपका ध्यान है, क्योंकि नाटक भी है जो हमें जीवन जीने की एक सतत प्रेरणा देता है। और नाटक लेखन करने वालों से, मंचीय व्यवस्था से जुड़े रहने वालों का महत्व तुलनात्मक रूप से अधिक है। इस पर आप सहमत असहमत हो सकते हैं। मैं इससे पूरी तरह सहमत हूं। पहले मैं इस बात का जवाब दूंगा कि प्रेमचंद के नाटक कथाओं से ज्यादा लोकप्रिय हुए हैं, और असल में प्रेमचंद को समझा है लोगों ने उनके नाटकों के कारण। आप गोदान को पढ़िए, कफन को पढ़िए, और दूसरा उसे रंगमंच पर देखिए। अंतर यह है कि जब आप पढ़ते हैं तो आप कल्पना करते हैं वो पात्र उस समय कैसा सोच रहा होगा, और वो कल्पना करने में काफी कुछ आपकी अपनी उस समय की मनोस्थिति भी काम करती है। लेकिन जब आप उसे मंच पर देखते हैं तो निर्देशक या पात्र उस मनोस्थिति को, उस चरित्र को जीवंत करता है और आप उसके साथ बह जाते हैं। गोदान का होरी जब सब तरह से टूट चुका है और फिर भी वो धनिया को ये कहकर आश्वासन देता है कि हम कुछ ना कुछ करेंगे, वो टूटन आप तभी महसूस कर सकते हैं जब एक सक्षम अभिनेता रंगमंच पर आपके सामने आंखों में पानी भर के, चेहरे पर हताशा लाकर वो दृश्य उपस्थित करे। लेकिन पढ़ते हुए आपको अलग अलग तरह से अलग अलग व्यवधान आते रहते हैं, टीवी और रेडियो की आवाज कान पे आती रहती है, आप कभी भी उस मूड में नहीं पहुंच सकते। लेकिन प्रेमचंद ने जो लिखा वो अमर है। प्रेमचंद का गोदान, कफन, गबन ऐसी कृतियां हैं जिन्हें आप पढ़ेंगे तो वो जिंदगी भर आपका साथ नहीं छोड़ती। गोदान नाटक मैं कई बार कर चुका हूं, कमाल है। प्रेमचंद जी को प्रणाम करते हुए मैं यही कहूंगा, उनकी कलम महान है। आप म्यूट हैं सर। आप म्यूट हैं अभी भी। आपकी आवाज नहीं आ रही है सर।
अभी पटल पर कन्हैया, आदरणीय कन्हैया भ्रमर जी हैं, क्या कुसुम बात। सिंह अविचल जी हैं, वीणा सिन्हा जी हैं, शुरू से ही बनी हुई हैं, अमित मिश्रा जी हैं, मधु स्वामी मैडम हैं, और आदरणीय शकुंतला तोमर और धर्मेंद्र सिंह तोमर, ये दोनों तो हैं। तो आपने कभी ये जो मंचीय व्यवस्था हुई तो सामूहिक या एकल अभिनय भी आपने कभी किया है? जी नहीं, मैंने एकल अभिनय कभी नहीं किया। मैंने अच्छा अच्छा। अरे पूरे नाटक में ही हमेशा कार्य किया है, लेकिन कई नाटकों में बहुत बड़े बड़े एकल संवाद जरूर रहे हैं, जिनको मैं बोलते हुए दर्शकों के बीच में से निकलकर मंच तक पहुंचा हूं, लेकिन पूरा एकल नाटक मैंने कभी नहीं किया। इसका प्रभाव समाज पर, जैसे भारतेंदु जी ने जब लिखा कि अंधेर नगरी चौपट राजा, तो इसका इतना प्रभाव पड़ा कि लोगों ने, क्योंकि हमारे यहाँ की जो परंपरा है उसमें जैसे हम लोग रामलीला देखते हैं, तो रामलीला में अगर राम का कोई चरित्र है, सीता का चरित्र है, रावण का चरित्र है, तो उस चरित्र को अगर वो जी रहा है उतने देर तक, तो उस पर जो है, अब रामलीला का जो, जैसे हम लोग जो ग्रामीण परिवेश वाले लोग हैं, अच्छा, अब एकल एकल जिसका प्रस्तुति होती है, तो जहां तक मैं समझ रहा हूं कि समूह में भी आपका एकल अभिनय हो जाता है, अगर आपका जो रोल है उसमें आप वहीं पर उसी पर जी रहे हैं, लेकिन एक एकल अभिनय होता है कि बहुत सुखद अनुभूति है, उसका भी आदमी अभिनय करता है, बहुत दुखद परिस्थिति है, एक ही व्यक्ति एक ही समय दोनों अनुभव को एक साथ जी रहा है और एक साथ पर्दे पर ला रहा है, और उसका जो प्रभाव पड़ता है वो बड़ा लाजवाब होता है। क्योंकि मैं तो बेशक। ये नहीं कहूंगा, क्योंकि मैं तो अभी साक्षात्कारकर्ता के रूप में हूँ, तो अभिनय से मेरी भी रुचि है, इसलिए मैं ज्यादातर अभी जिज्ञासा अपनी अभिनय की ओर से ही कर रहा हूँ। लेकिन अभी आप के होता है ना कि रफ्ता 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 जो बदल दे खुद जमाने का मिजाज, अपने तर्कस में कुछ ऐसे तीर भी रखते हैं हम। क्या तो बात वो है। अभी तर्कस में आपके बहुत से तीर हैं, जिसको कि अभी हमको निकलवाना है, और ये तो अभी सिर्फ एक अभिनय का, और अभिनय में भी बहुत संक्षिप्त अनुभव का, क्योंकि जब एकल या सामूहिक रूप से जब अभिनय जब होता है, तो उसमें दुखद सुखद अनुभूतियों का एक साथ समान रूप से वो सामने आता है। तो अब तो मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा परिवर्तन करूं, कि बहुत सारे लोग आए हैं जो काव्य के प्रति जिनका अनुराग है, अ, तो और आप जो है और आपके तीन एकल काव्य संग्रह प्रकाशित है, एक नज्म और गजल है, दोहा भी का संग्रह है, खंड काव्य भी है, नाटक भी है, हाइकू वगैरह भी है। ये सब जो है एक आपकी रचना संसार से सहज रूप से जोड़ता है। तो पहले आप कोई कविता से शुरू कीजिए, क्योंकि बहुत सारे काव्य प्रेमी लोग पटल पर मौजूद हैं। मैं आदरणीय अधिकतर श्रृंगार लिखता हूं। वैसे कुछ कविताएं सामाजिक सरोकार की भी हैं, ओज भी लिखने का प्रयत्न करता हूं, लेकिन स्वाभाविक रूप से श्रृंगार मेरे मन से निकलता है। मैं ये मान के चलता हूं कि श्रृंगार सबसे मधुर रस है, और मनुष्य के जीवन को खुशनुमा रखने के लिए, उसको उम्र दराज ना बनने देने के लिए, या उसे सदैव युवा रखने के लिए श्रृंगार बहुत काम आता है। और मैं ये भी मानता हूं कि कविता ऐसी होनी चाहिए जिसको सुना ही ना जा सके, उसे देखा जा सके। कविता जब आपके सामने एक दृश्य बनकर उपस्थित होती है, तभी वो अपना जीवन जीती है। मैं आपको एक श्रृंगार की रचना सुनाता हूं, बहुत ताजी रचना है, कल ही लिखी है मैंने। कौन जगह की मिट्टी लाए,
कौन जगह की मिट्टी लाए, जाने क्या क्या रंग मिलाए, बगुले के पंखों की रंगत सोन जूही की चमक जगाए। उद्गम से धारा को खींचा, माटी का कणकण भिगो दिया, रंग चुराए इंद्रधनुष से बिजली का अभ्रक उड़ा दिया। पीस गुलमोहर होंठ रंगाए, पीस गुलमोहर होंठ रंगाए, नभ को भोला नयन सजाए, तारों को नथ पर बैठाया, तारों को नथ पर बैठाया, गालों पर फागुन सजवाए। कानों पर केशों के कुंडल, शाम और रेशमी कुंतल, कजरारी आंखों की माया, भाल चमकता तेजो मंडल। ग्रीवा सारस सा बल खाए, कांधे आंचल को लिपटाएं, वक्ष लिए अद्भुत गरमाई, श्वासों में चंदन सुलगाएं। चोली की गांठें उतावली, गर्वित है करधनी निराली, वक्राकार मोड़ पर साजे, नाभि की हिरकणी उजाली। जुड़े कमर से कुंभ निराले, कदली स्तंभ को निज में पाले, मोहक पिंडलियों की थरथर, नाजुक एड़ी भार उठा ले। पैरों की उंगली की बिछिया, अलता खींचे सबकी अखियां, टखने लाज जगाए भर भर, तन पूरा जो कोई दुल्हनिया, तन पूरा जो कोई दुल्हनिया। यमुना की बहती कल कल में, कदम्ब की भावुक हलचल में, वंशी कान्हा की जगती जब ऐसी एक पावन वेला में, प्राण प्रतिष्ठा हुई निराली, तन में आत्मा की दीवाली। अब तक जो एक अद्भुत तन था, छाई जीवन की हरियाली। नाम न आया कोई ध्यान, नाम न आया कोई ध्यान में, कोई क्या कहे उसे पुकारे। नाम न आया कोई ध्यान में, कोई क्या कहे उसे पुकारे, पर आखिर मन बोल उठा है, स्वप्न भाव की ये दीपाली। पर आखिर मन बोल उठा है, स्वप्न भाव की ये दीपाली। वैसे बहुआयामी व्यक्तित्व में आपने कहा कि श्रृंगार भी हम लिखते हैं, प्रेम भी लिखते हैं। प्रेम और श्रृंगार, इसको आप तो अभिनय की दुनिया से भी जुड़े हैं। दरअसल जो आप लिखते हैं वो लिखना कम होता है, जीना अधिक होता है। प्रेम को परिभाषित नहीं किया जा सकता है। जो अब हमारी, चूंकि परम आदरणीय सदानंद कवीश्वर जी मौजूद हैं, आदरणीय ओज के सशक्त हस्ताक्षर दो मोहन सिंह कुशवाहा और कुसुम सिंह अविचल जी भी हो गई है। दमयंती, डॉक्टर दमयंती शर्मा जी पटल पर मौजूद हैं। तो ये लोग दरअसल प्रेम को, और आपने आपके मुखारबिंद से प्रेम और श्रृंगार विषय चिंतन जो निकलता है, तो ऐसा लगता है, ऐसा महसूस होता है कि वो कविता कम है, उसको आप जीते अधिक है। क्योंकि श्रृंगार जो है और प्रेम, कहने को होता है कि हम ये श्रृंगार लिख रहे हैं, लेकिन श्रृंगार का जो स्तर है उसे ये अधिक लगता है कि तुलनात्मक रूप से आप उस प्रेम को, उस श्रृंगार को जीते हैं। और प्रेम जो है वो किसी भी रूप में, अब एक तरह से संवाद से हमको लगता है थोड़ा सा परिचर्चा का ये सत्र जैसे हो गया है, क्योंकि आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि मैं सिर्फ केवल प्रश्न और जिज्ञासा नहीं करूं, क्योंकि प्रेम को परिभाषित किया ही नहीं जा सकता। प्रेम को जहां तक उसमें डूइंग है ही नहीं, प्रेम में कोई क्रियात्मक पक्ष है ही नहीं, अस्तित्वगत पक्ष है, उसका बीइंग है, अस्तित्वगत पक्ष है, होने से है, करने से कम है, होने से है। प्रेम की स्थिति में हुआ जा सकता है, ऐसा मुझे लगता है। फिर आपने बहुत ही हमको सेंसिटाइज किया और बहुत बहुत आभार आपका। एक कोई आप नज्म और गजल भी लिखते हैं, तो कोई नज्म या गजल जो अपने पसंद की है, और साथ साथ जिस पर आपको पुरस्कृत सम्मानित किया गया, आपकी पहली कविता दिल्ली विश्वविद्यालय में छात्र जीवन में, उस कविता को
आज आपके संस्मरण के रूप में अगर वो कविता हो आपके जीवन में या आपके पास, जिस पर के आपको सम्मानित किया गया था, क्योंकि हमें एक सम्मान मिला था महादेवी जी के हाथों से, तो महादेवी जी के ही गीत हम सुना दी, तो उन्होंने कहा कि इसका निर्णय मैं नहीं दूंगी। रिसाइटेशन कंपटीशन में विश्वविद्यालय में महादेवी जी आई थी, तो उन्हीं का कि कंठ से तुम गीत गाते, प्राण से मैं गुनगुनाती, ये गीत मैं सुना दिया, तो उनका ही है। लेकिन उन्होंने वो अपने को हटा लिया, लेकिन अब सारे लोग जो थे निर्णायक मंडल में इस गीत को जो है उसी में उनको प्रथम पुरस्कार में, तो हमें याद रहता है, तो आपको जरूर याद होगा। तो आप अगर वो हो और एक गजल नजम, क्योंकि मुख्यतः तो आप ही को सुनना है, मुख्य रूप से तो आप ही को सुनना है। मुझे बहुत खुशी होगी अगर मैं आपको भी सुन पाऊं तो। मेरी पहली कविता का दूर दूर तक प्रेम से या श्रृंगार से कोई संबंध नहीं था। दरअसल इसकी पार्श्वभूमि ये है, मैं एक शव यात्रा में गया था। मेरे बहुत परम मित्र के पिता की मृत्यु हुई थी। वहां का सारा दृश्य देखकर जो मेरे मन में भाव उमड़े, एक 16-17 साल का लड़का जिसने ज्यादा जीवन देखा नहीं था अभी, वो लिखता है, इस रोदन के क्या पार सखी, इस रोदन के क्या पार सखी, नातों से क्या अनुराग सखी, भंवरों का कर सानिध्य पार, तल में रखा क्या सार सखी, भंवरों का कर सानिध्य पार, तल में रखा क्या सार सखी, इस रोदन के क्या पार सखी, मधु का कैसा यह रूप सखी, मधुकर स्तंभित उल्लास सखी, सतरंगी के शत कंपों में कंपित कैसा आभास सखी, निशि दिन का ये प्रखर जाल, रवि शशि बन जाते मीन सखी, निशि दिन का ये प्रखर जाल, रवि शशि बन जाते मीन सखी, पर रंगों की इस आभा में क्यों इंद्रधनुष मद अंध सखी, मधुघट खुद ही क्यों चाक सखी, मरु में कैसा जलभास सखी, शोणित लक्षित इन बूंदों में क्यों जीवन का आभास सखी, जीवन मधुशाला क्षणिक रूप, आस्था में क्यों चिरबंद सखी, जीवन मधुशाला क्षणिक रूप, आस्था में क्यों चिरबंद सखी, जब चषक लिए मृगजल हाला, क्यों क्षणिक भास का दंभ सखी, आशाओं की यह स्वर्ण शिखा, मानव जीवन है शलभ विकल, मरु में उड़ता प्यासा चातक, स्वाति की निष्फल आस सखी। और अंतिम 4 पंक्तियां हैं, जड़ता में कैसा भास सखी, जड़ता में कैसा भास सखी, धूमिलता का आभास सखी, लघु सांसों की इस नैया में क्यों दूर द्वीप की आस सखी, इस रोदन के क्या पार सखी, नातों से क्या अनुराग सखी, भंवरों का करता निध्य पार, तल में रखा क्या सार सखी। बहुत खूब, बहुत खूब, ये सही में। और पटल पर अभी मैडम दीपांजलि कबीश्वर जी हैं, सदानंद कबीश्वर जी हैं, मोहन सिंह कुशवाहा जी हैं, दमयंती शर्मा जी हैं, शुरू से वीणा सिन्हा जी जुड़ी हुई हैं, शुरू से, और एक से एक कमेंट जो है उनका आ रहा है, आप ऐसे कैसे जा सकते हैं, एक उनका ये कमेंट है आप और वो दरअसल इतनी तन्मयता के साथ मोहन सिंह कुशवाहा जी भी बहुत बढ़िया बढ़िया कमेंट कर रहे हैं, सादर आभार। ये समझ लिए शुरू में तो शायद यात्रा के दौरान ही हमारे अनुतुल्य अमित मिश्रा जी थे, लेकिन अब नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आपकी बातों से बहुत सी बातें निकल आती,
और उस निकलने में ये है कि ये जो पहली रचना जो थी और उसके बाद फिर आप आ गए कि नहीं। अब आज आपको अगर ये कहा जाए कि श्रृंगार और प्रेम, इस दो के आप आधिकारिक और प्रामाणिक कवि हैं, रचनाकार हैं, क्योंकि हम प्रेम और श्रृंगार सुनते हैं, सुनते रहे हैं, लेकिन जो स्तर है प्रेम का, जो श्रृंगार का आपका, वो अद्वितीय अपने आप में एक अनूठा है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर इसको अन्यथा न ली जाए, क्योंकि जब भी बात होती है तो और आदरणीय दीपांजलि कविश्वर जी को तो मैं क्या कहूँ, अर्धांगिनी से अधिक पूर्णांगिनी अगर मैं कहूँ, क्योंकि आपकी प्रस्तुति जब होती है तो वो मौजूद रहती हैं। तो मुझे वो दो पंक्ति कहकर फिर मैं पुनः आपको आऊंगा, आपके दूरदर्शन और जो धारावाहिकों में जो आपने जो काम किया है, क्योंकि उस पर उससे जो आपने तो मंचीय व्यवस्था आपने की ही है, मंचन का आपको अनुभव बेहतर है। तो आपको शायद होगा कि सेवा सदन में रमानाथ जो भाग रहा है, तो रमानाथ की पत्नी को जब वो चंद्रहार वो कैसे ले आता है, उसका इंटेंशन नहीं रहता है कि हम गमन माने हम करें। वो चूंकि ऐसे जगह पर कार्यरत है जहां से लाकर 2 दिन छुट्टी हो जा रही है, कि ये 2 दिन इसके चेहरे पर जो हंसी आएगी, जो चेहरे पर जो माने देदीप्यमान आभा जो आएगी, उसको देखकर मैं कितना आनंदित होऊंगा, उसे कितना आनंद मिलेगा। तो वही वो ले जाता, माने लेकर जाकर दे देता है और बाद में वो पकड़ में आ जाता है और भागते रहता है। इसका भी मंचन गबन के माध्यम से किया गया होगा। बहुत सारे लोग जो नाटक में जो अभिनय में जो रुचि लेते हैं, कि क्या कारण जो आदमी नहीं करता है, जो अभाव में है, जो तनाव में है, और अगर ऐसी परिस्थिति में अगर वो अपने किसी प्रिय पात्र को अगर कुछ कर देता है और उसके चेहरे पर जो खुशी के जो भाव हैं, वही जीवन का लक्ष्य है। तो जब हम पूर्णांगिनी कहते हैं कि आपका कार्यक्रम शुरू हुआ नहीं, कि दीपांजलि कविश्वर जी की का जो है वो बड़ा पॉजिटिव सब कमेंट आने लगता है, तो है अंधेरी रात फिर दीवा जलाना कब मना है, वचन हाँ है कि कल्पना के हाथ ने कमनीय जो मंदिर बना था, वाह भावना के हाथ ने जिनके वितानों को तना था, स्वर्ग के दोष प्राप्य रंगों के रसों से जो सना था, ढह गया वह तो जुटा कर ईंट पत्थर कंकड़ों को, वाह एक अपनी शांति की कुटिया बनाना कब मना है। क्या बात है। अंधेरी रात फिर दीवा जलाना कब मना है। हाँ तो इस विपरीत परिस्थिति में भी जो प्रेम लिखता है, जो श्रृंगार लिखता है, वो जीवन जीने का एक आधार देता है लोगों को। इसलिए मैं पुनः आपसे चाहूंगा कि एक ऐसी स्तरीय रचना, एक ऐसी कविता, नज्म, गजल जो आपकी रुचि हो वो सुनाइए। अभी हमारे बीच प्रियवर दीपचंद गुप्त जी आ गए हैं, और कन्हैया भ्रमर जी तो हैं ही शुरू से, अमित मिश्र जी भी दिखाई अभी दिए, कुसुम सिंह अविचल जी लगातार हैं, मोहन सिंह कुशवाहा जी लगातार हैं, सदानंद कविश्वर जी आदरणीय लगातार हैं, आदरणीय डॉक्टर दमयंती शर्मा जी लगातार हैं। बहुत बहुत आभार पटल पर जितने लोग मौजूद। एक कविता है मेरी जिसमें एक दुखी मन को, एक हताश आत्मा को
ये कहने का प्रयत्न किया गया है कि सारे ये हताशा के कोष तोड़कर बाहर निकलो, संध्या संगीत जगाओ, संध्या संगीत जगाओ, सावन छौना क्यों गुमसुम हो, आकर उसको दुलराओ, संध्या संगीत जगाओ। इन बादल युवकों से कह दो अब सीमाओं को लांघे, इन बादल युवकों से कह दो अब सीमाओं को लांघे, इन रिमझिम बालाओं से कह दो फिर सिंगार सजा ले, मौसम उदास सा क्यों हो, संध्या संगीत जगाओ। फिर स्वप्नों के फूल खिले, केसर सांसों में महके, आंखों के जुगनू फिर चमके, दिल गुलाब के धड़के, ये राग बेसुरा क्यों हो, संध्या संगीत जगाओ। घुंघरू कुछ ऐसे खनके, जीवन संगीत सजा दें, स्वर कुछ ऐसे जागे, तन मन की सुधि बिसरा दें, सुख से नव परिचय हो, संध्या संगीत जगाओ। ये एक संदेशा था उदास व्यक्ति के लिए। और एक 4 पंक्तियां मैं और सुनाना चाहूंगा। ये प्रश्न अक्सर मेरे दिल में आता है, जुगनुओं की झोपड़ी में जुगनू ही क्यों जलते रहे, जुगनुओं की झोपड़ी में जुगनू ही क्यों जलते रहें, रोशनी की खातिर वहां एक चांद होना चाहिए, जुगनुओं की झोपड़ी में जुगनू ही क्यों जलते रहे, रोशनी की खातिर वहां एक चांद होना चाहिए, और जो आग में दिन भर जले सूरज बेचारा क्या करे, जो आग में दिन भर जले सूरज बेचारा क्या करे, बस शाम होते दाह उसका मांद होना चाहिए, बस शाम होते दाह उसका मांद होना चाहिए। बहुत खूब। अब एक पक्ष, क्योंकि थोड़ा समय तो हम लोगों को लगा था कि आप रेडियो से, दूरदर्शन से भी जुड़े हुए जी थे, और दूरदर्शन का एक धारावाहिक था स्वराज, संजोग से उसमें जो आप आवाज, चूंकि हम अब अभी है कि मिस हुआ, नहीं हम देख पाए हैं, तो उसमें आवाज आपने दिया है, और दिल्ली विश्वविद्यालय में आपको सर्वश्रेष्ठ वक्ता का भी सम्मान मिल चुका है। तो वो स्वराज में जो आवाज देने का, उसकी उस माने कैसे जो जितने जो किरदार हैं, उसको आपने आवाज दिया, या आपके अपनी आवाज में कोई संवाद है, क्या है उसके संबंध में कुछ? स्वराज के बारे में शायद आपको मालूम होगा कि हर एक भाषा में ये बनाया गया था, और इसका जो मराठी वर्जन था उसमें मैंने कई पात्रों को आवाज दी। वो ब्रिटिशर पात्र भी थे, वो मुस्लिम भी थे, हिंदू भी थे। दरअसल अगर आपकी आवाज प्रक्षेपण के अनुकूल हो, जो भगवान की दया से मेरी है, मैं काफी समय से आवाज देने का काम करता रहता हूं। स्वराज में उन्होंने जब ऑडिशंस लिए तो उन्होंने देखा कि ऐसी आवाज चाहिए जो अलग अलग पात्रों पे, अलग अलग उम्र के पात्रों पर चल सके। और फिर जब उन्हें ठीक लगा तो लगातार मैं इससे कई एपिसोड में अपनी आवाज देता था। वैसी आवाज मैं कई कमर्शियल्स में देता हूं, बहुत काफी ऐसे जाने माने प्रोडक्ट्स हैं उनकी विज्ञापनों में मेरी आवाज है, एफएम के नाटकों में मेरी आवाज है। ये कहाँ से टेलीपैथी काम करता है कि हमारा जो नेटिव प्लेस है बलिया, तो है तो हमारे छोटे भाई मनोज सिंह ये प्रवक्ता हैं, लेकिन इनकी इन सब चीजों में बहुत रुचि है,
और देखिए अच्छा। और सब मेरा कभी एकल और कभी मेरी प्रस्तुति नहीं, लेकिन आज आपकी प्रस्तुति में वो आ गए। और मैं देख रहा स्वागत। हूँ, तो मैं तो आशीर्वाद ही दूंगा कि मनोज जुड़ गए हैं इसमें। और हमारे यहाँ लोग बहुत सारे लोग अभिनय से, क्योंकि हम लोग गांव के रहने वाले, और गांव में आपको सभी लोग जानते हैं कि दशहरा हो, दीपावली हो, जितने त्योहार जो है उसमें हम लोग नाटक खेलते थे। और ये भी है बिल्कुल। कि जो बाहर जो रहते हैं, जो जो लोग नहीं भी जिनको गांव आना रहता था, तो वो दशहरा के समय सिर्फ नाटक के चलते कि हमारे गांव में जो दुर्गा जी की जो मूर्ति रखी जा रही है, तो वहां पर हम लोगों को नाटक करना, नाटक में हम लोग भाग लेते थे। और अरे नाटक वाह। में और बहुत, और हमेशा, मैंने एक बार दो बार नहीं, क्योंकि मनोज भी हैं और बहुत सारे और भी लोग होंगे उनके साथ, एक साथ बहुत सारे लोग बैठे होंगे, तो इन नाटकों के लिए मैं जाना जाता था। अरे वाह, लोक क्या गीतों बात के है। लिए, जो गांव के लिए जाना था, इसलिए मैं इस पर थोड़ा सा ज्यादा आपको प्रश्न किया। गजल कोई जी। सुनाइए, गजल में भी आपको आपकी रुचि है, नज्म में भी है, कुछ दोहा सुनाइए ताकि आपकी रचनाओं से, क्योंकि मैं तो ये पहले सोचा था कि आपका थोड़ा परिचय ये देकर और एक तरह से एकल प्रस्तुति की तरह हुई होगी, लेकिन आपकी बातों ने सेंसिटाइज किया इतना कि कई कई प्रश्न फिर करना पड़ गया। मैं एक गजल सुनाता हूँ। ठंड लौट आई है कि तूने मुड़ के देखा है। ठंड लौट आई है कि तूने मुड़ के देखा है। सिहरन एक मीठी सी यहां भी है वहां भी। फिर से पत्तियां गीली हैं, जमी कसमसाती है। एक अजीब सी उलझन यहां भी है वहां भी। कुछ हाथ जेबों में हैं और दुपट्टे सिर पर। कुछ हाथ जेबों में हैं और दुपट्टे सिर पर। कुछ छुपाने की कोशिश यहां भी है वहां भी। और चुस्कियां गर्म चाय की और धुएं सिगरेटों के। चुस्कियां गर्म चाय की और धुएं सिगरेटों के। तलब थोड़ी सी गर्मी की यहां भी है वहां भी। फिर इन सर्द रातों में हमारा अकेले सोना। फिर इन सर्द रातों में हमारा अकेले सोना। एक जंग खुद से यहां भी है वहां भी। एक जंग खुद से जहां भी है वहां भी। एक नज्म थी ये। और आपने कुछ दोहे सुनाने की बात की। मैं 3 दोहे सुनाता हूं। देख झोपड़ी जल रही, जलता घर संसार। देख झोपड़ी जल रही, जलता घर संसार। फक्कड़ हंसता चैन से घर सारा संसार। फक्कड़ हंसता चैन से घर सारा संसार। और ताले जैसा मित्र हो, ताले जैसा मित्र हो, सहे हथौड़ा वार। ताले जैसा मित्र हो, सहे हथौड़ा वार। दूजी चाबी को मगर करे न वो स्वीकार। दूजी चाबी को मगर करे न वो स्वीकार। और तेरी गाड़ी आ गई, अब मेरी भी आए। तेरी गाड़ी आ गई, अब मेरी भी आए। बिन तेरे इकला रहूं, मुझे तनिक ना भाए। बिन तेरे इकला रहूं, मुझे तनिक ना भाए। अक्सर इस उम्र में ऐसी ही रचनाएं याद आती हैं। बहुत सुंदर सार्थक दोहे हैं आपके, तो हर रचनाएं एक से बढ़कर एक होती हैं, इसमें दो मत नहीं है। क्योंकि समय भी हुआ, लेकिन साथ साथ मैं यह भी चाहूंगा कि आप
वो खंड काव्य जो है, क्या आपने लिखा है? खंड काव्य, एक खंड काव्य भी आपने लिखा है। जी तो उसका कुछ अंश, मतलब जरूर। जैसे एक खंड काव्य जिसकी हमने चर्चा की, एक खंड काव्य की हमारे यहाँ विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर हिंदी विभागाध्यक्ष, वो जी भगत सिंह पर एक खंड काव्य लिखा। तो हाँ हाँ। उस खंड काव्य की समीक्षा हमने की है। तो अब कहीं भी स्वतंत्रता और गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुझे उससे बेहतर मुझको कुछ लगता नहीं। अब एक वो कमल कुसुम वाले पर भक्ति पर था, तो वही उसी लिखने के क्रम में, चूंकि मेरी वो संग्रह में भी आ चुका है, तो उसको, तो वैसे ही खंड काव्य में कुछ एक अंश को भी आप अगर कर लीजिए तो। जरूर। आप मुझे सिर्फ 1 मिनट दे, मैं पुस्तक उठाता हूँ। इसका विषय, असल में इसका नाम है अनुराग से विराग तक। किस तरह से एक साधारण मनुष्य अनुरागी बनता है और जब प्रेम अपने उरूस पे पहुंच जाता है तो वो वैराग्य धारण कर लेता है। इस प्रवास में जब वो परिणय की सीमा पर पहुंचता है, उस समय का उल्लेख है। भावनाएं उत्कट बहुत निश्चय समुद्री रोष जैसा, एकाग्रता हरिणी सरी की स्पर्श था खरगोश जैसा, बिछड़कर जो ढूंढता है कोई अपने प्रियजनों को, उत्कंठा थी वो मिलन की या किसी आक्रोश जैसा, नियति भी वो देखती है मन बसी हर भावना को, सद्भावना दुर्भावना को सुध जनित अंतर भावना को, ये जगी हर रिक्तता को हृदय की संवेदना को, विरह से पैदा हुई उस अतृप्त हर उद्भावना को, संयोग कुछ ऐसा हुआ नव नक्षत्र कुछ ऐसे बने, शुभ शकुन जुड़ते गए सब अवगुण गुणों जैसे बने, स्वप्न पलकों पर रुका अस्तित्व उसने ले लिया, भले पहली भेंट थी वो संबंध जन्मों के बंधे। और एक इसका छंद और सुनाऊंगा। ऋतु चक्र ने अंगड़ाई ली मौसम गुलाबी खिल गया, ऋतु चक्र ने अंगड़ाई ली मौसम गुलाबी खिल गया, एक सूर्य कुछ ऐसा उगा सूरजमुखी भी खिल गया, गुलमोहर का झूमता तन सोन चंपा चमेली हंस दिए, हो किसी मौसम का भले फूल था अब खिल गया। ये मेरा वो खंड काव्य है जिसको बहुत प्रशंसा मिली है। दया है ऊपर वाले की, आशीर्वाद है जैसे विद्वान का। अभी पटल पर आदरणीय चंद्रदेव दीक्षित जी हैं, अरे वाह। और पटल की संस्थापिका कह रहे हैं कि कितने पहलू, कितनी बातें, फिर भी जो है कुछ न कुछ अनछुआ रह ही जाता है, और काफी प्रशंसा कर रहे हैं। और सवाल है कि आपकी प्रशंसा, आपके प्रेम और श्रृंगार विषयक जो चिंतन है, इसकी मजाल है कि कोई प्रशंसा नहीं कर पाए, क्योंकि अपने ढंग का अनूठा, मैंने आपको पहले भी कहा, मैडम शकुंतला तोमर जी लिख रही हैं कि आपके विराट व्यक्तित्व और अद्भुत अनन्य अंत गुणों के साथ अद्भुत लेखनी को बारंबार नमन। तो ये हमारे पटल की, और इन्होंने मुझे, इन लोगों ने मैंने अधिकृत किया कि
आज आपका साक्षात्कार मैंने लूं मेरे हिसाब से। और जब खंड काव्य की चर्चा जब आपने की, आप बहुआयामी, दूरदर्शन में आप भी आवाज दिए हैं, रेडियो में भी आपने काम किया है, इधर आप गजल, नज्म, कविता, हाइकू, दोहा, यानी कि आप तमाम विधाओं में पारंगत हैं। और ऐसे व्यक्ति को आज अपने पटल पर पाकर हम अपार हर्ष का अनुभव करते हैं, क्योंकि यही खंड काव्य कभी और लोगों ने लिखा तो उनकी कालजयी रचनाएं हो गई। और जैसे कि वो है ना कि चाहता देवत्व पर इस दिनकर। अब देखिए कितना क्या क्या नहीं लिखे, रश्मि रथी लिखे, कुरुक्षेत्र लिखे, हल्दी मैंने क्या क्या हिमालय लिखे, लेकिन कहाँ पर सबसे बड़ा सम्मान मिलता है कि चाहता देवत्व पर इस आग को धर दो कहाँ पर, कामनाओं को विसर्जित व्योम में कर दो कहाँ पर, वहनिका बेचैन यह रस कोश बोलो कौन लेगा, आग के बदले मुझे संतोष बोलो कौन देगा। वाह वाह वाह। तो ये ये जो हम लोग के सामने एक नजीर रखा गया है कि वो उस पद चिन्हों पर चलने वाले लोग, उनकी कमी है। और उसमें शायद विवेक कवीश्वर का नाम सबसे पहला आता है कि उस लीक पर और उस पर चलने का काम आप बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं और करेंगे। और आप, हमारे जितने दर्शक हैं, जितने श्रोता हैं, सभी प्रबुद्ध साहित्यकार भी हैं, बहुत अच्छी अच्छी कविताएं भी लिखते हैं। उन लोगों के लिए आप अगर कुछ कहना चाहें तो आप अपना कुछ कहें, क्योंकि समय की गरिमा को ध्यान में रखते हुए। इतनी बड़ी कलमें मुझे सुन रही हैं, इतने बड़े साहित्यकार मुझे सुन रहे हैं, मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा, जो कुछ भी मैं लिखता हूं वो सब कुछ आप लोगों से ही सीखा है, आपकी रचनाओं से, आपकी बातों से, आपके दर्शन से मेरा मनोबल बढ़ता है। और जब आदरणीय रत्नेश्वर सिंह जैसे व्यक्ति आपसे वार्तालाप करते हैं तो आप बिना किसी प्रयास के सब कुछ सीखते हैं। मैं आज जो कुछ भी हूं आप लोगों के कारण हूं, ऐसे ही नेह बनाए रखिए, मेरे साथ रहिए। आप म्यूट हैं आदरणीय। हाँ, ये हमेशा भूल जाते हैं म्यूट के प्रति जो है। और जानते हैं सबसे बड़ी बात ये है कि कुछ बातों को दोहराया जाना चाहिए। जो हमारे जो पुरखे जो लिख गए हैं, तो उसको दोहराया जाना चाहिए। और यही कारण है कि बहुत सारे लोग जो हमारी दो पंक्ति है कि मैं उड़ना चाहता हूँ, मैं उड़ना चाहता हूँ, उड़ते ही जाना चाहता हूँ, यह जानते हुए भी कि मेरे परों को नोचना चाहते हैं कुछ चील, कौवे और गिद्ध। मैं उड़ना चाहता हूँ, बावजूद इसके उड़ते ही जाना चाहता हूँ, यह जानते हुए कि मेरे परों को नोचना चाहते हैं कुछ चील, कौवे और गिद्ध। फिर सोचता हूँ कि कहीं मैं उड़ने में हो न जाऊं नाकाम, कहीं थक जाऊं, कहीं हार जाऊं। फिर सोचता हूँ कहीं थक जाऊं, कहीं हार जाऊं, उड़ने में हो जाऊं नाकाम, तो लौट आना चाहूंगा तुम्हारे पास, क्योंकि तुम घोंसला हो हमारा। क्या बात है, घोंसला हो हमारा। तो उन्हीं लोगों को, अपने पुरखों के पास हमें लौटना होगा, जहां से
जहां से कि हमें वो मिलता है। आप दिन रात मेहनत करते हैं, आपके आंख से आंसू गिरता है कि समय की शिला पर, इस पटल का एक तरह से हमने ये बना दिया, हमेशा समर्पित करता हूं कि समय की शिला पर मधुर चित्र कितने वाह, किसी ने बनाए, किसी ने मिटाए, क्या बात। समय की शिला पर, समय की शिला पर मधुर चित्र कितने किसी ने किसी बनाए, ने किसी ने मिटाए। बनाए, किसी ने मिटाए, किसी ने लिखी आंसुओं से कहानी, किसी ने पढ़ा उसको दो बूंद पानी, वाह, किसी ने पढ़ा उसको दो बूंद क्या बात है। पानी। तो आप लिखते रहिए, आप आंसू भी बहाते हैं, और जो लोग पानी समझने वाले लोग भी हैं वो पानी समझते रहें, लेकिन आप तो समझते हैं कि हृदय की अनंत वेदना से उपजी हुई आपकी ये पंक्तियां हैं, चाहे वो प्रेम का हो, चाहे वो श्रृंगार का हो, चाहे वो भक्ति का हो, चाहे वो करुणा का हो, चाहे वो शौर्य का हो, चाहे वो पराक्रम का हो। आप तो आंसुओं में भीग कर वो रचना लिखते हैं, और ऐसे में हमारे बीच बहुत अच्छे अच्छे उज्जवल देदीप्यमान नक्षत्र लोग हैं कुछ, उसमें एक नाम विवेक कवीश्वर जी का भी है, जो आज हमारे बीच उपस्थित रहे। आपका बहुत बहुत आभार, और मैं हृदय तल से आभार और धन्यवाद पटल की ओर से ज्ञापित करता हूं, और पटल की संस्थापिका और इसके राष्ट्रीय सचिव, और पटल पर जितने प्रबुद्ध साहित्यकार श्रोता के रूप में थे, सभी लोगों के प्रति भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और मैं भी बहुत बहुत आभारी हूँ पटल का, आदरणीय शकुंतला जी का, धर्मेंद्र जी का, और आपका आदरणीय, आपने मुझे इस पटल पर बुलाया, अपने से बातचीत करने का मौका दिया, इतने बड़े बड़े साहित्यकारों से रूबरू होने का मौका दिया, और अपने मन की कुछ बातें प्रकट करने का मौका दिया। बहुत आनंद आया, बहुत कुछ सीखा मैं आज, और बहुत संतोष लेके वापस जा रहा हूँ, इस आशा के साथ आपसे फिर मुलाकात जल्दी ही होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत 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 आभार, सभी लोगों के प्रति बहुत बहुत आभार।